नमस्कार। इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। किसानों के मुद्दे पर देश के उच्च सदन में घमासान हुआ। सामने आमने मध्य प्रदेश के ही दो दिग्गज थे, दो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह। बतौर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान और किसानी को लेकर कुछ बातें कही, जिसके जवाब में दिग्विजय सिंह ने मोर्चा संभाल लिया। दोनों के बीच बात बढ़ते बढ़ते किसानों के खून तक आ पहुंची। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजनीतिक दलों से किसानों को वोट बैंक न समझने की अपील की, लेकिन सदन में जो कुछ दोनों पक्षों के बीच चला, उससे फिर जाहिर हुआ कि किसानों को वोट बैंक ना माने ऐसा शायद राजनीतिक दलों के वश में ही नहीं है। आज हम संसद में जो कुछ हुआ और वो भी सुनाएंगे और बताएंगे भी आपको, साथ ही दशकों से अनुत्तरित उस सवाल का जवाब भी तलाशेंगे कि आखिर इतनी बातें होती है फिर भी आम किसानों की त्रासदी, उनकी दुर्दशा खत्म क्यों नहीं होती है। और हमारी चर्चा में आप भी शामिल होंगे। हमें आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एलीट मेहमानों का पैनल भी होगा और ये फोन नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के मुद्दे पर क्या कहा और कैसे कांग्रेस को घेरा। मैंने कहा था मुझे छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। ये किसान गोलियों की बात कर रही है। माननीय सभापति महोदय, इस कांग्रेस की सरकार में, इस कांग्रेस की सरकार जब इनकी थी, अलग अलग राज्यों में गोली चलने की बात करते हैं। इनके साथ ये दिग्विजय सिंह जी बैठे, खून से हाथ इनके सने 24 किसानों को मारा। माननीय सभापति महोदय, मैं केवल विषय पर बोलना चाहता था। आप क्यों करे? अब इनने छेड़ा है, अब इनने छेड़ा। ये सुन ले मंत्री जी को। 1986 में जब कांग्रेस की सरकार बिहार में थी, 23 किसानों की मौत गोलीबारी से हुई थी इनकी सरकार। 1988 में दिल्ली में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पुण्यतिथि पर किसानों पर गोली चलाई गई। माननीय सभापति महोदय, उसमें 2 किसान मारे गए। 1988 में मेरठ में इन किसानों पे फायरिंग की, 5 किसान मारे गए। 23 अगस्त 1995, अब सुन के जाओ, दम है तो सुन के जाओ मंत्री जी, सुन के जाओ। 23 अगस्त 1995 हरियाणा में गोली चलाई, 6 किसान मारे गए। 12 जनवरी 1998 मुल्ताई में किसानों पर गोली चली, कांग्रेस की सरकार थी, 24 किसान मारे गए। नंदीग्राम आंध्र प्रदेश में 2010 में माननीय किसान मारे गए। माननीय मंत्री जी, 8 मई माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति जी, मैंने कहा था मैं शालीनता से बात करना चाहता हूँ। एक सेकंड बैठिए, स्थान ग्रहण कीजिए। लेकिन ये छेड़ेंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री स्थान ग्रहण कीजिए, स्थान ग्रहण कीजिए। तो देखा आपने अपर हाउस में किस तरीके से किसानों को लेकर घमासान छड़ा हुआ, और इस पर बातचीत करने के लिए एलीट मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी राष्ट्रीय संयोजक है आईफा अखिल भारतीय किसान महासंघ के, और विजय सरदना कृषि विशेषज्ञ है, केदार सिरोही कृषि अर्थशास्त्री हैं, और शिव कुमार कक्का राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसान मजदूर महासंघ के। एक बार फिर से आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी, आपके पास आते हुए, अभी आपने सुना सदन में किस तरीके से दोनों ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के हक को, उनकी आवाजों को कैसे बुलंद कर रहे हैं और कैसे ताल ठोक के वो कह रहे हैं कि हम आपके लिए प्रतिबद्ध है। क्या लगता है सर, कौन आप लोगों का सच्चा साथी है? डॉक्टर राजाराम, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? डॉक्टर राजाराम, आप प्लीज अनम्यूट करिए जरा, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है।
और मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। शिव कुमार कक्का, यही सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि आपने तो अनेक मुद्दों को बड़े ही जोर शोर से उठाया है। किसानों की हर छोटी से लेके बड़ी समस्या को आप राष्ट्रीय स्तर पर बुलंद करते हैं, और अभी जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है, उस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी। कि राजनीतिक पार्टियां किसानों को वोट बैंक ना समझें, ये बात ठीक है उनकी, इससे मैं सहमत हूं। और मुझे लगा कि देश में पहली बार सत्ताधारी दल के किसी मंत्री ने इस बात को स्वीकार तो किया है कि कम से कम किसानों को वोट बैंक ना समझा जाए। परंतु जब चुनाव आते हैं, देखिए असंगठित क्षेत्र है किसानों का, असंगठित क्षेत्र में किसान संगठित नहीं है, मुश्किल से 1% किसान संगठित है, और हमारी आबादी 100 करोड़ के आसपास है किसानों की। तो इतनी ताकत किसान समाज रखता है, मजदूर समाज रखता है कि वो एक दिन में प्रधानमंत्री बदल सकता है, सरकार बदल सकता है। पर हमको जाति, धर्म, पंथ और संप्रदाय में योजना बनाकर बांटा गया है। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि जो मामला है वो तो ठीक है, पीछे गोलियां चली, हर कालखंड में गोलियां चली, हर सरकार ने गोलियां चलाई। मेरा निवेदन ये है कि किसानों की जो बुनियादी मांग है C2+50 स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, उस पर सरकार क्रियान्वयन करने और लागू करने के लिए गंभीरता से विचार करे। कौन ने गोलियां कब चलवाई, कैसे चलवाई, अतीत में जाने से काम नहीं चलेगा। और अगर इस पे हम जाते भी हैं तो सबसे बड़ा गोलीकांड 65 में हुआ था मध्य प्रदेश में, बस्तर जगदलपुर में, जिसमें 10,000 आदिवासी मारे गए थे। आज़ादी के बाद सबसे बड़ा गोलीकांड था। तो ये इस पे हम जाएंगे, इससे कोई काम फायदा होने वाला नहीं है। बिल्कुल। पंजाब में आंदोलन चल रहा है, किसान बॉर्डर पर बैठे हैं। सरकार को गंभीरता से वार्ता करके C2+50 स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को गारंटी का कानून बनाए, और एक बार चूंकि किसान कर्जदार हुआ है उसको ऋण मुक्ति दी जाए। जी ठीक है। विजय सरदाना, आपने अभी शिव कुमार कक्का को सुना है कि किसानों की ताकत किस तरीके से है, वो एक दिन में सरकार बदलने की ताकत रखते हैं, और हर कोई कहता है कि मैं किसान का पुत्र हूं, और जय जवान जय किसान जैसे अनेक नारे लगाए जाते हैं। इसके बावजूद किसानों का भला अभी तक क्यों नहीं हुआ है? और दूसरा सवाल मेरा ये है, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की दोनों ही पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, सिफारिश करती है, जब सत्ता में आ जाती है तो उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है, वजह क्या है? सबसे पहले आपके सभी पैनलिस्ट, आपको और दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, आप हिंदुस्तान की राजनीति को देखिए, किसान का नाम लेके सारे लोग संसद और विधानसभा में पहुंचना चाहते हैं। बिल्कुल। जितने भी किसान नेता हैं, उनका अल्टीमेट एम्बिशन है कि वो किसी तरह से MLA या MP बन जाए। उनको भी किसानों की चिंता नहीं है। अगर किसानों की चिंता होती तो मेरा सवाल बहुत सिंपल है। कितनी बार किसान नेताओं ने यह कहा कि हमारे किसानों को अच्छे बीज नहीं मिल रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के बीज नहीं मिल रहे हैं, वो सुनिश्चित किया जाए। कभी आपने इस पे आंदोलन देखा? कभी किसानों को सही ट्रेनिंग नहीं मिल रही जिसके कारण उनकी उत्पादकता में कमी है, कभी आपने इसके लिए आंदोलन देखा? कभी आपने इस बात को लेकर आंदोलन देखा कि साहब किसानों को स्टोरेज फैसिलिटी नहीं मिल रही, आप हमारे को प्रॉपर स्टोरेज दी जाए? सवाल इस बात का है कि जो मुद्दे उठाए जाते हैं वो राजनीतिक है। हम किसानों की परफॉर्मेंस की बात नहीं करते, उनकी फसलों की क्वालिटी की बात नहीं करते, उनके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करते। हम एक ही बात करते हैं, बस टैक्स पेयर के पैसे से सब्सिडी बढ़ा दो या कुछ और दे दो, तुरंत रिलीफ, जिसको कहा जाता है ना कि बस हाथ में किसी तरह से पैसा आ जाए, ये पूरा मकसद है। अब सवाल इस बात का है जो कक्का जी ने कहा, आपको पता है कि जो इस बार MSP बढ़ी है उसकी स्थिति क्या है? मैं आपके सामने एक आंकड़ा रख देता हूं। आपको पता है कि आने वाले समय में साल 2 साल के अंदर भारत से सूरजमुखी की फसल लुप्त हो जाएगी। कारण बहुत सिंपल है, मैं आपके सामने आर्थिक आधार रखता हूं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सूर्यमुखी का तेल मिलता है 90 से 95 रुपए लीटर, जो कंज्यूमर को खाने लायक।
हिंदुस्तान में एमएसपी जो आज मिलती है वो है करीब 81-82 रुपए। आज हिंदुस्तान का ही जो मक्के का कंज्यूमर है, मुर्गी का किसान, वो भारत सरकार को एप्लीकेशन ये दे रहा है कि मुझे 5 मिलियन टन मक्का आयात करने दो, क्योंकि मक्के की महंगाई इतनी हो गई है कि मैं जिंदा नहीं रह पा रहा हूं एज ए मुर्गी का किसान। अभी तो ये है जब C2+ नहीं है आपका। कहने का मतलब यह है कि अगर मक्के का किसान ये सोचेगा कि सिर्फ मक्के के 100 रुपए किलो मिल जाए और मक्के को कंज्यूम करने वाला किसान मर जाए, तो आपका मक्का खरीदेगा कौन? यही हाल गन्ने का, यही हाल तिलहन का। आज 75%, 70 से 75% तेल खाने का हम आयात कर रहे हैं, क्योंकि एज ए कंज्यूमर मैं क्या चाह रहा हूं कि मुझे सस्ता तेल मिले। महंगाई बहुत हो गई है। भारत सरकार कहती है अंतरराष्ट्रीय बाजार में सस्ता है, आप ले लो। कंज्यूमर किसान बोलता है कि नहीं, मेरे को दाम कम मिल रहा है, इसको डबल कर दो। बिल्कुल। मेरा सवाल इतना सा है किसान नेताओं से, अगर आप अपने कंज्यूमर्स को खुद ही भगा दोगे, आपको पैसा कौन देगा? फिर आपके पास एक ही रास्ता बचता है कि भाई साहब सब्सिडी बढ़ा दो। इस बार भारत सरकार का बजट क्या बोलता है? भारत सरकार के ऊपर ब्याज की लेन देन जो है, ब्याज की जो देनदारी है, सिर्फ ब्याज की बात कर रहा हूं, 11,63,000 करोड़ रुपए है। और उस ब्याज को चुकाने के लिए भारत सरकार ने इस बजट में 11 लाख। तो बिल्कुल विजय जी, यहाँ पे समस्याओं का अंबार है, लेकिन केदार सिरोही जी आपके पास आते हुए ये बताइए जरा, किसान एक तरफ कहता है कि एमएसपी दी जाए, सब्सिडी दी जाए, दूसरी तरफ जो है कई इंटरनेशनल संस्थाएं ऐसी है जो गवर्नमेंट के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर प्रेशर बना रही है, IMF जैसे ऐसी तमाम संस्थाएं हैं कि आप किसानों के ऊपर एमएसपी ज्यादा उन्हें ना दे, क्योंकि उसके बाद से फसलों के दाम जो है और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये दोहरी चुनौती से, और इसके अलावा देखिए यहाँ पे हमारे सरदारा जी ने भी कई सारी समस्याएं गिनाई हैं, इन समस्याओं से पार कैसे पाया जा सकता है? देखिए, सरदाना जी ने जो समस्याएं गिनाई है, चलिए वो कारपोरेट के स्पोक्स पर्सन है ना, उन्हें किसानी का बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है। उन्होंने टैक्स पेयर के पैसों का बात किया है। मैं उनको याद दिला दूं कि फार्मर जो है पूरे देश में एक ऐसा सेगमेंट है फार्मिंग का जो डबल टैक्सेशन के अंदर में है और उसको रिबेट नहीं मिलता है। मंडी टैक्स, टोटल प्रोडक्शन पे अगर देश में कोई एक इंडस्ट्री है जिसको टोटल प्रोडक्शन पे टैक्स देना पड़ता है, वो एग्रीकल्चर है। बाकी जगह टोटल प्रॉफिट पे जाता है टैक्स। एग्रीकल्चर में जितना प्रोड्यूस करोगे, जितना बेचने जाओगे, उसके ऊपर मंडी टैक्स लगता है, पहली बात। दूसरी बात, आज की तारीख में एग्रीकल्चर में जितनी भी इनपुट लागत है वो 5 से लेकर 28% तक है। पूरा किसान को टैक्स देना पड़ता है, कोई उसमें रिबेट नहीं है किसान के लिए। इवन बिजली तक, फर्टिलाइजर जिस पे सब्सिडी देते हो उस पर भी GST है 5%, उसका कहीं रिबेट नहीं मिलता है। और टैक्स देने के बाद भी उसका कोई प्राइस का गारंटी नहीं है, फ्लक्चुएशन इतना है। मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं। देखिए, हमारा स्टेट एक सोया स्टेट है। बिल्कुल। सोया स्टेट में आज की तारीख में 4,000 रुपए में सोयाबीन बिक रही है। 15 साल 14 साल पहले का जो रेट था वो आज का रेट है। सरकार क्यों फर्म की जाती इस सवाल में? आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या कहेगा, WTO क्या कहेगा, उसी को लड़ने के लिए, उसी को काउंटर करने के लिए तो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है ना। गवर्नमेंट क्यों चुनता है किसान? वो अपने अधिकार को संरक्षित करने के लिए, उसका जो घाटा हो रहा है उसको बराबर करके देने के लिए। आज देखिए मध्य प्रदेश की स्थिति कितनी टेक्निकली रूप से बड़ी उलझी हुई लगती है। बातें बड़ी अच्छी आती है। आजकल तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अच्छे AI के टूल आ गए हैं, जिसमें कुछ कारपोरेट के लोग आ जाते हैं, बड़ा अच्छा सा प्रेजेंटेशन दे जाते हैं, क्योंकि उनको उधर इस तरह की क्लिपिंग भेजनी पड़ती है ना अपने मालिकों को। आज हम लोग किसानों नेताओं पर सवाल उठाएंगे? अरे गवर्नमेंट पे उठाओ ना भाई। किसान नेता तो अपना जीवन जो है, राजा राम जी जैसे, कक्का जी जैसे, जो अपनी मेहनत से लग के कर रहे हैं लोगों का। बिल्कुल। यहाँ पे सिरोही जी देखिए, यहाँ पे समस्याओं का अंबार है, इसका समाधान क्या होगा, इस सवाल के साथ मैं आपके पास लौटूंगी। और डॉक्टर राजाराम, आपके पास में आने से पहले यहाँ पे इस मुद्दे पर किसान क्या सोचते हैं, देखिए छिंदवाड़ा के किसानों की क्या राय है, ये पहले दर्शकों को सुनाते हैं। संसद में मध्य प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने
संसद में ये बयान दिया कि राजनीतिक पार्टियां किसानों को वोट बैंक समझती है और राजनीतिक पार्टियां किसानों को वोट बैंक समझना बंद कर दे। इसी बारे में छिंदवाड़ा के कुछ किसान हमारे साथ मौजूद है, जो हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस बयान पर उनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए। सौरभ संचेती। सर, शिवराज सिंह चौहान का जो बयान है कि जो किसान वर्ग है वो राजनीतिक पार्टियों का वोट बैंक है, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या वोट बैंक है, इसी कारण किसानों की हालत खराब है? किसान की हालत खराब नहीं है, किसानों के कारण आज अपन है। किसानों को ये मुद्दा सही है कि किसानों को वोट बैंक नहीं बनाना चाहिए। किसान के कारण आज अपने पास अन्न है और अपन किसानों के कारण चल रहे हैं। किसानों का सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनके कारण कोई वोट बैंक बनाना चाहिए। तो किसानों का जहाँ होना चाहिए वहाँ हेल्प करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोग हैं यहाँ पे जो सहमत दिखाई दे रहे हैं बयान से। सर, आपका नाम बताइए। प्रतीक शुक्ला, अध्यक्ष। तो प्रतीक भाई, ये बताइए कि क्या इस बयान से आप सहमत है और कहीं ना कहीं किसानों की हालत की जो जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स से राजनीतिक दलों द्वारा? ऐसा नहीं है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स किसानों की हालत की जवाबदार है। इसका किसानों को काफी फायदा भी मिला है, लेकिन फालतू प्रलोभन देना, बरगलाना, झूठे आश्वासन देके उनके वोटों को खींचना, इससे किसानों की हालत जरूर बर्बाद हुई है। जैसा कि हम सब देख ही रहे हैं कि पंजाब में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें केवल और केवल किसानों को बहकाया गया है और कई ऐसी बातें जो संभव नहीं है उनके द्वारा मुद्दे उठवाए गए हैं और वो आंदोलन कंटिन्यू चुनाव के समय चलता है और चुनाव खत्म होते ही से बंद हो जाता है। तो किसानों को वोट बैंक बना के उनका दुरुपयोग कई राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। मैं इस बयान से सहमत हूँ। तो देखा, कई लोग सहमत है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स किसानों की बंद होना चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए, क्या किसान सच में वोट बैंक है और कहीं ना कहीं किसानों की जो हालत दूभर जो बताई जाती है, कहीं ना कहीं इसके पीछे वोट बैंक पॉलिटिक्स है? नहीं, ऐसा नहीं है। किसानों को लाभ देना गवर्नमेंट का काम होता है। गवर्नमेंट का काम ही है किसानों को सहयोग करे। अगर गवर्नमेंट सहयोग नहीं करेगी तो किसान कहाँ आगे बढ़ पाएंगे। किसानों को मान, छोटे किसान भी होते हैं, कुछ बड़े किसान भी होते हैं। अगर ऐसा लगता है गवर्नमेंट को, अगर 1.5-2 एकड़ वाले को अगर किसानों को अगर लाभ दिया जाता है, तो मैं नहीं मानता इसमें गलत हो। तो कुछ लोग सहमत भी हैं। सर, सबसे पहले आप बताइए कि क्या किसानों की जो समस्याएं हैं, क्या पार्टियां किसानों के जो वोट बैंक है उसका दुरुपयोग करती है और कहीं ना कहीं किसानों की हालत के लिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स जिम्मेदार है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। जैसे अभी अशोक भाई ने बताया, प्रतीक भाई ने बताया कि पंजाब में जैसे विरोध हो रहा है, तो उनको जस्ट बरगलाया जा रहा है कि आप इस प्रकार से विरोध करिए, आपका ये होगा। बाकी इस तरीके का कोई भी मुझे नहीं लगता है कि किसानों का कोई फायदा है इस तरीके से। तो यहाँ पे मिलीजुली प्रतिक्रिया आपको बताया कि छिंदवाड़ा के किसानों में इस बयान का कहीं ना कहीं विरोध भी है और कहीं ना कहीं कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं। शाश्वत शर्मा, एनडीटीवी के लिए छिंदवाड़ा। तो आपने सुना यहाँ पे किसानों की क्या प्रतिक्रिया है इस बयान को लेकर जो अपर हाउस में देखा गया पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से दिग्विजय सिंह ने भी काउंटर किया। डॉक्टर राजाराम, अब आपके पास आते हुए, क्योंकि आप तो सालों से किसानों की आवाज़ों को बुलंद करते आ रहे हैं, क्या लगता है आपके हिसाब से कौन सी ऐसी पार्टी है जो वाकई में आप लोगों को लगता है कि नहीं, ये पार्टी हमारी साथी है और ये वाकई में हमारे हित के लिए सोचती है? डॉक्टर राजाराम, आपकी आवाज़ अभी भी नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन शिव कुमार कक्का, अब आपके पास आते हुए एक बार फिर से देखिए, देश का किसान और कई ऐसे संगठन हैं एक बार फिर से दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। क्या एजेंडा रहेगा सर इस बार आप लोगों का? हेलो जी, किससे पूछ रहे हैं? शिव कुमार कक्का जी, ये सवाल मेरा आपसे है। अच्छा, मेरे से है। देखिए, एजेंडा 2017 से भोपाल में फाइनल हुआ था। खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्ति और पूरा दाम। देश के पूरे लगभग किसानों को एक करने का काम 2017, 11, 12, 13 जनवरी को भोपाल में हुआ था और तब से लेकर अभी तक केवल हमारी 2 बुलेट मांगे हैं। 2 बुलेट मांगों में है कि हमको स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से एमएसपी तय करके गारंटी का कानून बनाया जाए, एक। दूसरा, हम चूंकि 2007 जनवरी से रिपोर्ट लागू होना थी, नहीं हो पाई, जिसके कारण हम कर्जदार हुए हैं, इसलिए हमको एक बार ऋण मुक्त किया जाए। ये हमारी 2 बुलेट मांगे हैं। अभी जो
तथाकथित ये जो वैज्ञानिक अर्थशास्त्री बोल रहे थे कि किसान नेताओं को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो इनसे हमको मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। इनको पता नहीं है कुछ भी, खेती का आबा साडा, और ये विशेषज्ञ बन जाते हैं। इनको पता होना चाहिए कि साल में 20 बार डिबेट पर बोलते हैं कि नकली खाद, नकली बीज और नकली कीटनाशक की पूरे देश में भरमार मची हुई है। बिल्कुल। मेरी गाड़ी में अभी भी नकली बीज रखा हुआ है जिसको मैं मंत्री को देने जा रहा हूं, नकली खाद रखा हुआ है। ये बोलते हैं कि कभी भी किसान को ये बात नहीं करते। हम ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं। बिल्कुल कक्का जी, इसी इन सवालों का जवाब विजय सरदाना से लेते हैं। विजय सरदाना जी, हमने कुछ समय पहले ही डीएपी, जो कि सबसे लोकप्रिय खाद है, इसको लेकर हमने देखा कि मध्य प्रदेश में कैसे मारामारी हो रही थी। सुबह 4 बजे से किसान जो है कतार में लगे हुए हैं, उन्हें डीएपी खाद और यूरिया तमाम खाद नहीं मिल रहा है। एक तरफ सरकार दावे करती है कि हम किसानों की हितैषी, किसानों को हम समृद्ध बनाने के लिए, उनकी आय को दोगुनी करने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन देखिए ना किसान कैसे मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होते हैं। दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा कि जो ये किसान विरोध करते हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। इसका समाधान आपको क्या नजर आता है? क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, ऐसे में कोई सब्जेक्ट होना चाहिए किसानों को एजुकेट करने के लिए, क्या कदम ऐसा उठाना चाहिए? ये बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, मुद्दे जो 2-3 अभी इस चर्चा में आए, मैं उनका एक एक करके जवाब दे देता हूं। अभी हमारे साथी ने कहा कि साहब मंडी टैक्स देता है किसान। मेरा यह कहना है कि जब 3 कृषि कानून आए थे उसमें लिखा गया था कि 0 मंडी टैक्स होगा अगर किसान अपनी मर्जी से किसी को भी बेचना चाहता है। किसने विरोध किया? किसान नेताओं ने। चलिए, आपने किसी भी कारण से पॉलिटिकल एजेंडा के तहत वो विरोध किया। आज किसान नेता ये मांग क्यों नहीं करते कि जितनी एपीएमसी मंडीज हैं वो किसानों के हवाले कर दी जाए? किसान जब खुद अपना माल उगा रहा है, बेच सकता है, कोऑपरेटिव चला सकता है, अमूल जैसी संस्थाएं चला सकता है, तो क्या भारत का किसान मंडियां नहीं चला सकता? कहने का मतलब यह है कि आज तक आपने कभी किसी किसान नेता से यह पूछा या उनकी कभी मांग देखी कि हमारा शोषण जो मंडियों में होता है उसमें कम से कम आधी दुकानें किसान संस्थाओं को दे दी जाए, हम अपना माल खुद बेचेंगे और हमें मंडी टैक्स ना लगाया जाए? कभी आपने ये डिमांड? माफी के साथ मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूं विजय जी। 75 साल हो गए हैं देश को आजाद हुए, देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। मैं मानती हूं किसान भोला वाला होता है, उनको नहीं समझ होती इतनी। क्या वाकई में किसानों को अभी तक उनको भला और बुरे का अंदाजा नहीं है? देखिए, ऐसा है, ये आप गलतफहमी में है जी। किसान सब कुछ समझता है, किसान मूर्ख नहीं है हिंदुस्तान का। अगर किसान नेता अगर ये समझते हैं कि उनके अनुयायी, उनके किसान जो साथी हैं वो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, ये आपकी और हमारी गलतफहमी है, किसान नेताओं की नहीं है, ना पॉलिटिशियंस की है। किसान सब समझता है। सवाल इस बात का है कि जो सही मुद्दे हैं वो नहीं उठाए जा रहे। किसान के नेता टिकैत साहब ने ये बोला था कि मंडियों में शोषण होता है। मेरा एक सुझाव है किसान नेताओं का, एपीएमसी मंडियों में आधी दुकानें किसान संस्थाओं की क्यों नहीं होनी चाहिए और उस पर मंडी टैक्स क्यों लगना चाहिए? इसका जवाब बता दीजिए मुझे। क्योंकि अगर मंडी में रेट बढ़ता है, मान लीजिए कि आज 5 रुपए का टमाटर 40 रुपए मंडी में बिकता है, तो किसान भी वो 40 रुपए में ही बेच पाएगा, उससे उसका फायदा होगा, पहली बात। दूसरी बात, किसान को मंडी में मिलता है 3, 4, 5 रुपए सब्जी का, आप और हम देते हैं 50 रुपए सब्जी का। ये बीच का पैसा कहां जाता है, इस पे कानून क्यों नहीं बनता? क्या किसान नेताओं ने कभी इसकी डिमांड करी कि कोई भी जो मंडी में रेट होगा और जो कंज्यूमर दे रहा है उस पे कानून होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति 2% से ज्यादा कमीशन नहीं लेगा, और भाड़े को भी आप तय कर सकते हैं कि कितने डिस्टेंस का कितना भाड़ा होगा। क्या कभी किसान नेताओं ने इसकी मांग करी? नहीं करी। कहने का मतलब यह है कि जहां किसानों का फायदा है, जहां किसानों को आर्थिक लाभ हो सकता है, वहां किसान नेता कभी डिमांड नहीं करते। ठीक है, केदार सिरोही जी, ये बताइए जरा, क्या वाकई में जो किसान हैं उनको अपनी समस्याओं से वो वाकिफ नहीं है? क्या वो अपनी समस्याओं को शासन प्रशासन के सामने नहीं रख पा रहे हैं? क्या वो अपनी समस्याओं को लेकर अपने हक, अपनी लड़ाई लड़ नहीं पा रहे हैं? क्या ये वाकई में किसानों की इनसाइड स्टोरी है? देखिए, काफी किसानों को समझने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। कारपोरेट की कॉफी से चर्चा का समाधान नहीं निकलेगा।
जो किसान अगर समझदार नहीं होता, उसकी तकलीफ नहीं होती, तो वो आए दिन अपनी जान क्यों गंवाता? जो जितने किसानों की हत्या पूर्व में सरकारों के द्वारा हुई, वो कैसे हुई? वो अपने अधिकार मांगने गए, वो अपने लिए लड़ने गए। देखिए, बहुत टिपिकल मामला है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इसको समझने में बहुत लंबा समय लगेगा। इसमें प्रैक्टिकल जो लोग हैं, जो किसान नेता हैं, जो किसान हैं, वही समझ पाएंगे। अगर इतना आसान होता तो जो ये रेडीमेड कॉन्सेप्ट बेचने वाले जो लोग होते हैं ना, वो लोग तो कभी के फार्मूले दे दिए होते हैं। एक से एक अच्छे अच्छे टाई लगा कर आते हैं, सूट पहन कर आते हैं, 3-4 लैंग्वेज का ट्रांसलेशन साथ में लेके आते हैं, तो समाधान तो हो गया होता। पर एक्चुअली ऐसा मामला नहीं है। जैसा भी मंडी की बात आई, मेरे भाई जी को मंडी का शायद पता नहीं है, वो मंडी कभी गए नहीं है। मंडी रन बाय दी फार्मर है ना। फार्मर अपना चुनाव होता है, किसान अपने वोट से वहां अध्यक्ष चुनता है। मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से मंडी का चुनाव नहीं हुआ। ये सेल्फ वाली संस्थाएं थी, अब इन संस्थाओं को सरकार ने कब्जे में कर लिया। जिस तरीके से कोऑपरेटिव को आज मध्य प्रदेश की ये स्थिति है, कक्का जी बताएंगे। कक्का जी ने तो काफी आंदोलन भी किए। माफी के साथ यहाँ पे रोकना चाहूंगी सर, क्योंकि समय हमारे पास इतना ही है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का, केदार जी, विजय जी और कक्का जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ किसान सड़कों पर है, तो वहीं दूसरी तरफ सदन में देखा है कि किस तरीके से घमासान मचा हुआ है। किसानों को लेकर कई नारे लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए गंभीर समस्या यही है कि इस समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।